स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। बहुत दिनों से आपकी जो डिमांड थी, आज उस डिमांड को पूरा करते हुए, और ये वो टॉपिक जिसके लिए हमारे हर वीडियो के कमेंट में आपका एक कमेंट इसका जरूर रहता था। ये टॉपिक था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर एक वीडियो। आज आपके लिए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर और कुछ ऐसे असली हीरोज़ पर हमारे, कि आप लोग, ये अच्छा लगता है जान के कि आप लोग जानते हैं कि हमारे असली हीरोज़ कौन है और उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर आज का हमारा ये पूरा एपिसोड रहेगा। 26/11 जब हमला हुआ तो उसने हमारे देश को बहुत सारे घाव दिए। बहुत सारे हमारे वीर भारत के जो सपूत थे, भारत माता के, वो वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही उसमें से एक वीर सपूत हमारे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भारत के। तो आज आपको बताएंगे उनके लाइफ से जुड़ी सारी चीजें, उनकी सारी ऐसी कहानियां, किस्से जो आपने शायद ही सुने हो। एक मूवी भी बनी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर, जिस मूवी का नाम है मेजर, लेकिन उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखाई हैं। और आज आपके लिए वो सारी चीजें आज हम इस एपिसोड के अंदर लेके आए हैं। कैसे उनके एनडीए के दौरान जो उन्होंने वहां पे एनडीए में रहे, वहां के जो किस्से हैं, उसके बाद में स्कूल से रिलेटेड उनके क्या किस्से रहे, उसके बाद आर्मी में उन्होंने किस तरह से काम किया आगे, और इस पूरे ऑपरेशन को कैसे बचाया था, हॉस्टेजेस को निकालकर अपनी जान को बलिदान देते हुए, अपनी जान को दांव पर लगाते हुए अपने जो अपने सैनिक थे, साथी थे, उन लोगों को बचाया। ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। साल 1977 था। 1977 12 मार्च को केरला के कोयिकोड के अंदर एक चेन्नूवनूर नाम से एक जगह है। वहां पे के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के घर पे एक बेटे का जन्म होता है। उनका एक अकेला एक लौता लड़का। नाम रखा गया लड़के का संदीप। अब संदीप जो था, कुछ समय के बाद ही, जब ये लोग यहाँ से, संदीप जब बड़े हो रहे थे, तो कुछ समय के बाद ही ये जो पूरा परिवार था, ये केरला से बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है। और अब बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो पिता का, क्योंकि उस समय जो पिता थे संदीप के, वो इसरो के जो डायरेक्टर थे उस समय, उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 1981 में संदीप का एडमिशन कराया जाता है बैंगलोर के फ्रैंक एंटनी पब्लिक स्कूल के अंदर। और जब ये एडमिशन इनका हुआ, इसके बाद ही यहाँ पे जो पूरा उनका पढ़ाई रही है, उनके टीचर्स और उनके प्रिंसिपल बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जो बच्चा होता है, जो ऑलराउंडर होता है सारी चीज़ों में, एकेडमिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी, दोनों में एक्सेल करने वाला, दोनों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाने वाला एक इस तरह के लड़के थे अपने स्कूल के अंदर। उनके जो प्रिंसिपल हैं उस समय के, क्रिस्टोफर ब्राउनी, वो संदीप को इस तरह से बताते हैं कि एक बहुत ही लंबा और पतला लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट पर्सनैलिटी अपने साथ में हमेशा लेके चलता था, लेकिन हर चीज़ में, हर फील्ड में अव्वल, मतलब स्कूल में हर फील्ड के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना, उसके बाद में स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन। बताया जाता है कि हाउस कैप्टन रहे, और उसके बाद एक ऐसा छात्र था जो पूरे स्कूल का मतलब चहेता लड़का। अब यहाँ से ये भी बताते हैं क्रिस्टोफर ब्राउनी, जो प्रिंसिपल थे संदीप उन्नीकृष्णन के उस टाइम पे, वो बताते हैं कि इनका हमेशा से, इनको बचपन से ही जो था आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा मन था। और स्कूल के अंदर भी हमेशा वो क्रू कट जो होता है, जो कमांडो कट होता है, वो अपनी हेयर स्टाइल उस तरह से हमेशा रखते थे। क्रू कट और कमांडो कट उनकी हेयर स्टाइल रहती थी, और हमेशा आर्मी में जाने का लगातार मन था। 1995 में संदीप ने ये जो स्कूल था फ्रैंक एंटनी पब्लिक स्कूल बैंगलोर का, वहाँ से 1995 में साइंस स्ट्रीम में अपना पूरा 12th वगैरह किया। अब 12th यहाँ से कंप्लीट होता है, 18 साल की इस समय तक उम्र हो गई थी। और इसी के बाद में इन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया। प्रिंसिपल ब्राउनी बताते हैं कि ये जो स्कूल था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आगे जाके उनका आर्मी में जाने का एम वो अपना बनाते थे, और इसका वो श्रेय देते हैं उस समय के जो इनके पहले हेडमास्टर थे इस स्कूल के, एच डिसूजा, उनको। एच डिसूजा ने एक बहुत ही अच्छी इसमें इस स्कूल के अंदर ट्रेडिशन चलाया था, और ये ट्रेडिशन इस तरह का था कि जब भी एनुअल फंक्शन होगा स्कूल का, हर साल एनुअल फंक्शन पर कोई सेलिब्रिटी या कोई और पॉलिटिशियन या इस तरह के किसी गेस्ट को नहीं बुलाया जाता था। जो हमेशा चीफ गेस्ट रहेगा वो इंडियन आर्मी से ही होगा, इंडियन आर्मी का कोई ऑफिसर होगा। तो ये जो ट्रेडिशन था, ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेडिशन था, जिससे सारे बच्चे जो थे वो मोटिवेट होते थे। संदीप भी उन्हीं में से एक थे। और बताया जाता है इसके बाद इस स्कूल ने कई सारे ऐसे महान हमारे जो वीर सपूत हैं ये निकाले हैं। तो अब ये यहाँ से 1995 में अपने एनडीए का एग्जाम देते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी जाते हैं खड़गवासला,
पुणे महाराष्ट्र में। अब यहाँ का एक किस्सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको बताऊं कि 18 साल की करीबन उम्र थी, एनडीए में जो इनके दोस्त बने, तो ये लोग एक बार, अब क्योंकि एनडीए खड़गवासला में थे पुणे के अंदर, तो ये लोग महाराष्ट्र में जो सिंहगढ़ फोर्ट है, सिंहगढ़ फोर्ट में जाते हैं, सिंहगढ़ के किले में जाते हैं। अब सिंहगढ़ का किला बहुत ज़्यादा, उस पर चढ़ाई है, चढ़ने के लिए अगर आप देखें तो वो बहुत ही ऐसा सीधा, उसका 90 डिग्री इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। तो ये सिंहगढ़ फोर्ट जाते हैं ये लोग घूमने, बरसात का दिन था और ये जो सारे दोस्त लोग थे ये वहां पे चढ़ाई करना शुरू करते हैं किले की। अब बताया ये जाता है, जो इनके दोस्त हैं उस समय के एनडीए के, वो बताते हैं कि सब लोग जितने भी लड़के थे वो सारे थक गए, लेकिन ये पतला दुबला सा एक लड़का, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो स्पोर्ट्स एबिलिटीज थी वो इतनी शानदार थी कि पूरा का पूरा जो पहाड़ था, जो सिंहगढ़ फोर्ट का जो किला है, उसका पूरा उन्होंने ऊपर तक वो चढ़ गए सबसे जल्दी बिना थके। बाकी सब लोग थक के नीचे रुक चुके थे। और उसके बाद में एक झरना है वहां से जो सिंहगढ़ फोर्ट से ऊपर से बहता है। उस झरने का बताया जाता है कि वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके समय से वो वाटर का स्रोत बना हुआ है, वहां पे वाटर सोर्स बना हुआ है। तो उस झरने का जो पानी है वो नीचे एक तालाब में गिरता है, उस तालाब से जाके ये पानी निकालने लगे ऊपर से। अब वहां पे क्योंकि बहुत सारे और भी टूरिस्ट पहले से बैठे हुए थे, तो जब इन्होंने पानी उस तालाब से निकाला है इतना चढ़ाई करने के बाद, तो वो जब पानी निकला तो उसके बाद में इन्होंने वो बोतल जो भरी हुई थी इनकी, उसको जैसे ही पीने वाले थे उतने में एक ग्लास आगे बढ़ाता है एक टूरिस्ट और कहता है कि मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दे दीजिए। तो ये उसको पानी देते हैं। उसके बाद में एक और टूरिस्ट आता है, उसको उसका ग्लास भरते हैं, और ये करते करते टूरिस्ट की वहां पे लाइन लग गई थी। इन्होंने वो पूरी बोतल खत्म की, इसके बाद दोबारा पानी निकाला, फिर से पिलाया लोगों को, लेकिन इस बीच में इन्होंने खुद एक घूंट भी नहीं पिया। और इनके दोस्त जब वहां पे चढ़ चुके थे तो वो इन्हें देख रहे थे कि किस तरह से ये लगातार लोगों को पिलाते जा रहे हैं, इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी खुद नहीं पी रहे। तो ये एक छोटा सा एक किस्सा है, लेकिन ये बताता है उनका एटीट्यूड, संदीप उन्नीकृष्णन का, कि किस तरह का एक एटीट्यूड था, एक सेल्फलेसनेस का, मतलब कि दूसरे के लिए हम कितना काम कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कितनी ज्यादा दे सकते हैं, इस तरह का एक एटीट्यूड था। ये जो बैच था एनडीए का, 94th बैच था और 94th कोर्स था एनडीए का। तो यहाँ पे इनका जो साथ के जो लोग थे वो इस तरह से संदीप को बताते हैं कि एक बहुत ही काम और कंपोज्ड इंसान, बहुत ही डिसेंट इंसान, एक पर्सनैलिटी अलग ही सब में दिखती थी। बताया जाता है कि स्पोर्ट्स में तो इस तरह से उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इस तरह की थी कि जो 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेसेस होती हैं एनडीए के अंदर, उसमें सब लोग हार जाते थे। मतलब सब लोग ये मान लीजिए थक जाते थे लास्ट टाइम तक आते आते, लेकिन 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेसेस में आखिरी के जो 500 मीटर बचते थे उसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती थी सब जगह, जो उनको जिस नाम से एनडीए में बुलाया जाता था, उन्नी के नाम से, उनका जो सरनेम था उन्नीकृष्ण, उसमें से जो उन्नी है वो उसके नाम से उनको लोग बुलाते थे। तो आखिरी के 500 मीटर पे सिर्फ यही आवाज गूंजती थी, उन्नी उन्नी करके उनको चीयर किया जाता था। ये इस तरह का इनका बताया जाता है कि जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी। इसके बाद एनडीए खत्म होता है, एनडीए से यहाँ से जाते हैं आईएमए देहरादून। आईएमए देहरादून जाते हैं और यहाँ से पास आउट होते हैं 1999 में। 22 साल की उम्र थी और 12 जुलाई 1999 को यहाँ से कमीशनड होते हैं लेफ्टिनेंट की तरह। अब लेफ्टिनेंट पे कमीशनड होते हैं 7th बटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट में। बिहार रेजिमेंट में कमीशनड हुए और यहाँ से जुलाई 1999 में ही इन्हें कमीशनड होने के बाद में ऑपरेशन विजय जो चल रहा था हमारा कारगिल वॉर का, कारगिल वॉर के चलते इन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय होने के बाद में ये बताया जाता है कि फॉरवर्ड पोस्ट पे जब ये वहाँ पे डिप्लॉय थे तो पाकिस्तानी आर्मी के जो सैनिक थे वहाँ पे हैवी आर्टिलरी फायरिंग के बीच में इन्होंने मुंहतोड़ उनको जवाब दिया। एक यंग लेफ्टिनेंट मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान आर्मी को। इसके बाद 31 दिसंबर 1999 को इनको एक टास्क दिया जाता है, जिसके चलते इनकी जो 6 सैनिकों की जो इनकी टीम थी जिसको ये लीड कर रहे थे, उस 6 सैनिकों की टीम के साथ में लीड करते हुए इन्होंने भारी गोलाबारी के चलते पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसको पीछे खदेड़ते हुए, पीछे भगाते हुए वहां से 200 मीटर आगे तक बताते हैं कि अपना इंडियन आर्मी का एक पोस्ट बना दिया था। तो इस तरह के एक जांबाज ऑफिसर सीनियर्स को भी दिखने लगे थे शुरुआत से ही। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और आपका सपना है आईएएस बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी और 2 बैचेस मिल जाएंगे, मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच। इन दोनों बैचेस में से कोई भी एक बैच आप चूज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और इसी के साथ जो नीचे आपको कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को लगाते ही यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है।
जो 65,000 का कोर्स है वो आपको 29,999 में मिल जाता है। 65,000 का कोर्स आपको 30,000 में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ आप एक बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, लेकिन अपनी तैयारी जो है आपकी उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। 3 साल यहाँ से बीतते हैं और 12 जून 2003 को संदीप उन्नीकृष्णन लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर प्रमोट हो जाते हैं, और इसी के 2 साल बाद 2005 जून में ही कैप्टन से मेजर का रैंक मिल जाता है। अब यहाँ पे संदीप बन चुके थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। इसके बाद ये कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है बेलगाम में, वहां पे जाते हैं, और वहां पे बताया जाता है एक जो कोर्स होता है वहां पे, घातक कोर्स के नाम से, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग कोर्स है, एक बहुत ही ज्यादा कहा जाता है कि टफेस्ट कोर्स जो इंडियन आर्मी का होता है, ये वो कोर्स है। इस कोर्स के अंदर वहां पे बेलगाम में संदीप उन्नीकृष्णन ने टॉप किया था। वहां पे टॉप करने के बाद में इसके बाद ये गुलमर्ग जाते हैं। गुलमर्ग में जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, वहां पे इन्होंने कोर्स किया, वहां पे ट्रेनिंग ली, और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने के बाद में काउंटर इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। साथ ही इसके बाद सर्वाइविंग स्किल्स के लिए यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है। तो लगातार एक बहुत ही शानदार सैनिक अपनी प्रोसेस में था, बन रहा था, कमांडो अपने प्रोसेस के अंदर में था। ये यहाँ से चलता है इसी तरह, और इस तरह इन्होंने इंडियन आर्मी में अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस पे, सियाचिन, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तो ये अलग अलग जगह यहाँ पे अपना जो काम था, जो सर्व था, वो कर चुके थे। अब इस समय इनकी जम्मू कश्मीर में करीबन ये 2 बार गए, और 2 बार जो इनका प्रदर्शन वहां पे रहा है, तो सीनियर्स जो थे उन्होंने वहां पे इनकी जो जम्मू कश्मीर में जो इनकी स्टेंट रही थी, उसको देखते हुए संदीप उन्नीकृष्णन को एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली में, वहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से दिल्ली आ जाते हैं। जनवरी 2007 में संदीप उन्नीकृष्णन को एनएसजी की जो 51 एसएजी है, स्पेशल एक्शन ग्रुप, उसके लिए उसका जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो बना दिया जाता है। तो अब ये यहाँ पे जनवरी 2007 में ट्रेनिंग ऑफिसर बने एनएसजी की एसएजी के, एसएजी 51 के। और इसी बीच हुआ यहाँ पे ये था इनके जो घर पे बैंगलोर में, कि जो इनके पिता थे के उन्नीकृष्णन, वो अपने जो उनकी सर्विस थी उससे रिटायर हो चुके थे। 62 साल की करीबन उम्र थी उस समय उनकी, तो वहां से रिटायर भी हुए थे। साथ ही इस टाइम पे संदीप ने अपनी माँ को भी फोन किया था 2007 में ही। उन्होंने बताया था कि वो अपने एक उनका जो स्कूल मेट है, जो उनका दोस्त है बचपन का, उसकी शादी है, तो उसके लिए वो घर आ रहे हैं, और दिसंबर 17 को वो आने वाले हैं 2008 में। और इसके बाद में उनका वापसी का जो टिकट था वो था 30 दिसंबर का। मतलब इन्होंने अपने टिकट्स भी करा के यहाँ पे रख लिए थे। ये महीना वही चल रहा था करीबन नवंबर का, नवंबर 2008 आ चुका था, और इन्होंने अपने घर पे बता दिया था कि वो घर भी आने वाले हैं दिसंबर के अंदर, और टिकट्स भी बुक हो चुके थे। अब यहाँ पे जब इन्होंने बताया, तो जो घर पे घर वाले थे, माँ थी, माँ ने प्लानिंग करने शुरू कर दी थी कि क्या क्या बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत सालों बाद, एक तो क्या होता है कि ये जब आते थे तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे घर पे आने के बाद में, तो माँ ने बहुत सारी प्लानिंग करना शुरू कर दी थी कि क्या क्या बना के खिलाना है अपने बेटे को। और इसी के साथ में ये भी बताया जाता है कि संदीप से उस समय साल में सिर्फ 2 बार अपने घर आ पाते थे। तो यहाँ पे सब चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन इसी महीने नवंबर 2008 में, करीबन 26 नवंबर 2008 की बात है, रात के समय लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के ऊपर अटैक कर दिया। और मुंबई के ऊपर इस तरह से अटैक हुआ था कि कई सारी आइकॉनिक जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ। वहां पे गोलीबारी, बम धमाके, AK-47 से बर्स्ट फायरिंग, ये सब लगातार चालू हो जाती है। और पूरी साउथ मुंबई की जितनी भी आइकॉनिक बिल्डिंग्स थी, इनको टारगेट किया गया था। इसी के साथ में जो 100 साल पुराना करीबन उस समय जो ताजमहल पैलेस होटल था, उसके ऊपर फायरिंग हो रही थी, उसके अंदर टेररिस्ट घुस चुके थे। तो यहाँ पे इस समय संदीप उन्नीकृष्णन की जो एज थी, जो उम्र थी, वो 31 साल के वो हो चुके थे। संदीप उन्नीकृष्णन इस वक्त अपनी जो SAG 51 की जो उनकी टीम थी, उसके टीम कमांडर थे। यहाँ पे उनकी टीम इस अटैक के चलते उनको मुंबई पहुंचना पड़ता है। ये लोग मुंबई पहुंच चुके थे, और यहाँ से इन्होंने रात में ही 26 नवंबर को रात में करीबन 11 साढ़े 11 के बजे के आसपास अपने पिता को फ़ोन किया है बैंगलोर में। और इन्होंने बताया है फ़ोन पे कि मुंबई में कुछ बहुत बड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक स्थिति है यहाँ पे। ATS के जो चीफ थे हेमंत करकरे, उनको भी यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उन्होंने मार दिया है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन संदीप ने यहाँ पे अपने घर वालों को इस समय तक ये नहीं बताया था कि वो भी यहाँ पे इस ऑपरेशन के अंदर जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो मुंबई अटैक था वो लगातार चल रहा था। 26 नवंबर का दिन पूरा बीत गया था, ये अटैक चल रहा था। कुछ हॉस्टेजेस को निकाल लिया गया,
बहुत सारे हमारे जो वीर सिपाही थे, सैनिक थे, वो सब वहाँ पे शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इसके बाद ही अगला दिन जो आता है 27 नवंबर का, 27 नवंबर ही पूरा दिन बीत गया, ये अटैक लगातार चल रहा था। रात में करीबन 11:15 बजे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में, देवेन भारती, उनके पास में एक कॉल पहुंचता है पुलिस कंट्रोल रूम से, और इस कॉल पर बताया गया कि ताज पैलेस के अंदर एक लड़की है, प्रिया फ्लोरेंस मार्टिस, वो वहाँ पे फंसी हुई है तब से ही, जब से गोलीबारी शुरू हुई है एक दिन पहले से, और 33 घंटे से वो ये जो डेटा सेंटर है ताज पैलेस के अंदर, उसके अंदर उसने खुद को छुपा के रखा हुआ है टेबल के नीचे। और इसी के साथ में एक दूसरा उसका कलीग है मनीष नाम का, वो भी वहाँ पे छुपा हुआ है, और वो भी उसी टाइम से, कल से ही छुपे हुए हैं ये लोग वहाँ पे। सर्वर रूम के अंदर मनीष है, तो इन लोगों को वहाँ से निकलवाना है। अब ये बात ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कर्नल शिवरन को बताई। कर्नल शिवरन को जब ये बात पता चलती है तो इसके बाद में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को, जिनकी टीम वहाँ पे पहले से पहुंची हुई थी, उन्हें ये टास्क दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आपको इन हॉस्टेजेस को वहाँ से बचा के इनको निकाल के लाना है, और इसके बाद ये पूरा एरिया क्लियर करना है। संदीप उन्नीकृष्णन अपनी 10 एनएसजी कमांडोज की टीम के साथ में इस होटल के अंदर घुसते हैं, और इसी के साथ में लीड कर रहे थे पूरी टीम को। यहाँ पे होटल के अंदर एंटर किया, और माहौल इस तरह का था कि पूरा होटल ब्लैकआउट था, गहरा अंधेरा पूरे में छाया हुआ था। कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसके साथ ही ये नहीं पता था कि कितने टेररिस्ट अंदर हो सकते हैं। उसके बाद कोई सामने से अगर आता दिखता भी है तो वो टेररिस्ट होगा या फिर वो हॉस्टेज होगा, वो वहाँ का गेस्ट होगा जो फंसा हुआ है उस पूरे गोलाबारी के बीच में। इस तरह की चीजें थी। बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में बहुत ज्यादा माइंड को एकदम अलर्ट पर रख के ये काम करना था। अब यहाँ पे क्या होता है, संदीप उन्नीकृष्णन ने यहाँ पे बैक साइड का रास्ता जो है हेरिटेज बिल्डिंग साइड का, ताज होटल की, तो हेरिटेज विंग साइड का जो एरिया था, वहां से जो सीढ़ियां हैं उनसे अपना रास्ता बनाया, वहां से उन्होंने चढ़ना शुरू किया। सेकंड फ्लोर पे ये पहुंचते हैं। अब सेकंड फ्लोर ये वो एरिया था हेरिटेज विंग का जहां पे एक रात पहले ही, बीती रात को ही, जो डीसीपी पाटिल थे उनकी टीम के ऊपर बहुत भारी बर्स्ट दिया था AK-47 का। बहुत ज्यादा गोलाबारी की थी ये जो टेररिस्ट थे इन लोगों ने इन्हीं सीढ़ियों पे। और ये बात संदीप उन्नीकृष्णन को पता नहीं थी। ये पूरा जो एरिया था वो एक तरह से रेड अलर्ट में आता था उस समय। मतलब अगर मान लिया जाए इस ऑपरेशन के चलते, तो ये एरिया वो था जहाँ पे टेररिस्ट को पता था इसका जो पूरा रूट है इस एरिया का, जहाँ से ये लोग चढ़ रहे थे, संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम। अब रात के करीबन 1 बज जाते हैं, और 1 बजे 28 नवंबर का ये दिन आ चुका था, क्योंकि 27 नवंबर को ये लोग इस होटल के अंदर घुसे हैं रात में करीबन 12 बजे के आसपास, और अब ये 28 नवंबर आ चुका था, 1 बजे की बात है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो उनकी हेड टीम थी, जिसमें सुनील जोधा थे, मनोज कुमार थे, बाबूलाल थे और किशोर कुमार थे, तो अब ये लोग यहाँ से पहुंचते हैं। एक बहुत ही लंबी सीढ़ी थी, एक वाई शेप की, 2 सीढ़ियां जाती थी, और उस सीढ़ी के जो सेंटर में जमशेदजी टाटा, जिन्होंने इसको, ये जो ताज होटल था इसको बनाया था, उनकी एक स्टैचू था, उनका एक मूर्ति वहां पे थी। तो अब यहाँ पे ये जब टीम पहुंचती है, सीढ़ियों पे इन्होंने जैसे ही चढ़ना शुरू किया राइट साइड में, तो वहां से ऊपर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। AK-47 का बर्स्ट आतंकवादियों ने वहां से दे दिया। उन लोगों ने इनको देख लिया था कि ये जो एनएसजी की टीम है यहाँ से आना शुरू हो गई। इसी के साथ ही संदीप ने अपने जो बाबूलाल और सुनील थे, इन्हें इशारा किया कि आप लोग लेफ्ट की तरफ जाइए, वहां पे जो लाउंज का जो एरिया है, पाम लाउंज का, वहां पे एक दरवाजा है, उसके अंदर ये हॉस्टेजेस हो सकते हैं, वहां पे हमको जाके खोलना है, वहां से उनको निकलवाना है। तो अब जैसे ही ये लोग इस तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, उस दरवाजे को खोला गया, वहां से अंदर से 2 महिलाएं थी, उनको जो हॉस्टेज थी उनको निकाला गया। अब यहाँ पे ये भी टास्क था कि उनको पहले नीचे पहुंचाना है। तो इनको जब यहाँ से निकाला जाता है तो पल भर की देरी के बाद ही अंदर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है, उसी दरवाजे के, उसी रूम के अंदर से। वहां पे भी एक टेररिस्ट था। ये फायरिंग यहाँ से होती है। इसी के साथ में जब ये लोग इस फायरिंग से बचते हैं तो अचानक से एक ग्रेनेड आके गिरता है, और जब ये ग्रेनेड एक्सप्लोड हुआ तो करीबन 5000 बॉल बियरिंग्स यहाँ से वहां जो ग्रेनेड के फटने से विस्फोट हुआ था। तो इसके बाद जो 5000 बॉल बियरिंग्स थी, उनसे जो इनके साथी थे संदीप उन्नीकृष्णन के, सुनील यादव, उन्हें बुरी तरह वो जख्मी कर देती है। उनका हाथ, जो उनका हाथ था, जो लेफ्ट हैंड था, वो काम करना बंद कर गया था। एक गोली लग गई थी उन्हें उनके चेस्ट में, और एक गोली उनकी जो ब्लड प्रूफ जैकेट थी उसमें फंस गई थी। तो यहाँ से जैसे ही संदीप उन्नीकृष्णन ने देखा कि उनके साथी को गोली लग गई, तो उन्होंने यहाँ से बाबूलाल को, जो दूसरे उनके साथी थे, एनएसजी कमांडो थे, उन्हें इशारा किया कि आप इनको लेके पहले नीचे जाइए और इनको जाके इनका फर्स्ट एड कराइए, यहाँ पे इनको मैं संभालता हूँ इन लोगों को। इसी के साथ में ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं अकेले। इनके ये वर्ड्स थे कि टेक हिम बैक
फॉर फर्स्ट एड यहाँ मैं संभाल लूंगा, मैं ऊपर बढ़ना शुरू कर रहा हूँ। और इसी के साथ संदीप उन्नीकृष्णन ने पाम लाउंज की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब पाम लाउंज की तरफ ये अकेले बढ़ रहे थे, ये रेड अलर्ट वाला एरिया था, यहाँ पे आतंकवादियों का होना निश्चित था और ये पता था कि यहाँ पे ये लोग इस एरिया को जानते भी हैं। संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी MP5 सबमशीन गन उससे लगातार फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी और इस तरह से फायरिंग हो रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो रिस्की मूव था, क्योंकि उनके पास कोई कवर फायरिंग नहीं थी, कोई कवर फायर देने वाले नहीं थे। ये लगातार ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं, पाम लाउंज में पहुंचते हैं, पाम लाउंज को क्लियर करते हैं, वहां से जो लोग वहां पे थे उनको इन्होंने रिलीज करवाया, वहां से उनको बचा के निकलवाया बाहर। और इसी के साथ जब ये आगे बॉल रूम की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो बॉल रूम की तरफ बढ़ते हुए पीछे से एक आतंकवादी आता है और पीछे से आके उस आतंकवादी ने संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर हमारे वीर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अकेले कमान संभाल ली थी और इसके बाद ही अंदर ताज होटल से करीबन 14 लोगों को बचाकर बाहर भी निकलवा लिया था। यहाँ लेकिन जब ये बॉल रूम की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं अकेले बिना कवर फायर के, तो यहाँ पे पीछे से आके एक टेररिस्ट ने इनके ऊपर हमला कर दिया। इस बीच ताज होटल के बाहर कर्नल श्योरन बहुत समय से ये सोच रहे थे कि संदीप से कोई संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। उनको लग रहा था कि संदीप शायद क्लोज कांटेक्ट में होंगे टेररिस्ट के, इसलिए वो यहाँ पे अभी रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के बाद में फिर NSG की, क्योंकि बाकी टीम्स भी काम कर रही थी, तो करीबन रात के 3 बजे तक ये फिर आगे जो ऑपरेशन लगातार जारी रहता है, इसके चलते NSG ने करीबन रात के 3 बजे तक ताज पैलेस की जितनी जो 21 मंजिल हैं, सारी 21 मंजिलों को क्लियर कर दिया था। वहां से सारे जितने हॉस्टेजेस थे, जितने भी लोग थे, उनको बाहर निकाल लिया था। और इसके बाद में 3 बजे करीब मुंबई पुलिस को ताज होटल हैंड ओवर भी कर दिया था। अब सिर्फ ये काम बचा था कि जितने जो बचे हुए टेररिस्ट अगर हैं ऊपर, बाकी सबको मार दिया है जो टेररिस्ट हैं, लेकिन जो अगर बचे हुए टेररिस्ट हैं तो उनको सिर्फ न्यूट्रलाइज करना था। तो ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन एक सवाल जो दिमाग में सबके घूम रहा था कि संदीप उन्नीकृष्णन कहाँ है। इतने में ही कर्नल श्योरन के पास में एक NSG ऑफिसर का कॉल आता है ताज होटल के अंदर से, और कॉल पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उस कॉल पर सन्नाटा छा गया था। सामने से NSG के उस ऑफिसर ने कहा कि सर, उन्नी इज नो मोर। उन्नी वो नाम जो जिससे संदीप उन्नीकृष्णन को बुलाया जाता था NSG में, जैसे ही उन्होंने कहा है कर्नल श्योरन से, सर उन्नी इज नो मोर, कर्नल श्योरन की तरफ से एक गहरा सन्नाटा उस फोन पे छा चुका था। NSG ने अपना एक बहुत ही जाबाज अफसर खोया था, और पहला अफसर खोया था ये कहिए, क्योंकि जो संदीप उन्नीकृष्णन थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो पहले ऑफिसर थे जो कॉम्बैट में शहीद हुए थे, जिनको वीरगति प्राप्त हुई थी NSG के। तो यहां से ये चीज सामने आती है कि संदीप उन्नीकृष्णन ने ये जो टेररिस्ट थे, इन्हें वसाबी रेस्टोरेंट जो है ताज होटल का, उस तक सीमित कर दिया था, वहां तक उनको भगा दिया था, और उसके बाद टेररिस्ट वहां से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये उस तरह से वहां पे अंदर लड़ाई कर रहे थे तब से लगातार उनसे, जिसके चलते ये वीरगति को प्राप्त हुई कि इन्होंने वसाबी रेस्टोरेंट में उन टेररिस्ट को जो वहां पे मौजूद थे उनको घुसा दिया था, बस फंसा दिया था। इसके बाद में इसी वसाबी रेस्टोरेंट में कर्नल श्योरन ने आगे की कार्रवाई करते हुए स्नाइपर्स को बिठा के पोजीशन पे लगवा के इसी वसाबी रेस्टोरेंट में उन दोनों टेररिस्ट को मारा है। तो ये चीज यहाँ से सामने आती है, किस तरह से हमारे जाबाज अफसर अपने प्राणों का इन्होंने बलिदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुई, अपने साथी को बचाया, और इसी के साथ में 14 लोगों को वहां से निकाला ताज होटल से। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता को इस समय तक, क्योंकि वो लगातार ही टीवी देख रहे थे, लगातार जो खबरें थी उस समय, अगर आप भी याद करें तो आप और हम भी उस समय टीवी ही देख रहे थे, लगातार न्यूज देखते थे कि ताज होटल में अभी क्या चल रहा है, ये अटैक कहाँ तक क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये संदीप उन्नीकृष्णन के जो माता पिता थे, ये दोनों भी टीवी लगातार देख रहे थे, खबरें देख रहे थे इसकी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा भी यहीं पर है, इस ऑपरेशन के अंदर है। लेकिन इसके बाद अगली सुबह 28 नवंबर को ऑफिशियली फोन आता है और पिता को बताया जाता है कि संदीप उन्नीकृष्णन को वो वीरगति को प्राप्त हुए इस ऑपरेशन के चलते। संदीप उन्नीकृष्णन का जब पार्थिव शरीर बैंगलोर यलहंका, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उनका घर था, यलहंका जब उनका शरीर लाया जाता है बैंगलोर में, हजारों लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। रिस्पेक्ट इस तरह की आ रही थी, एक उनके लिए जो भाव था लोगों के मन में कि ये हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पहचान का है, हमारा घर का है, ये शहीद हुआ है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के लिए वहां पे भीड़ उमड़ पड़ी थी घर के बाहर। बताते हैं सड़कों पर ट्रैफिक लग चुका था, एयरपोर्ट से आने वाले रूट पर पूरा ट्रैफिक लग चुका था। और इसके बाद में
मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र दिया जाता है। साथ में इसके बाद उनके ऊपर अभी एक हाल फिलहाल में मूवी बनी है मेजर नाम से। इसी के साथ में बैंगलोर की जो आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन है, जो हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वहां पे जो एक हाउसिंग सोसाइटी है उसका नाम चेंज करके संदीप विहार नाम से उसको रख दिया है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऑनर में। साथ में बैंगलोर की एक रोड है करीबन 4.5 किलोमीटर लंबी नॉर्थ बैंगलोर में, उसका नाम संदीप के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको उस पर रखा हुआ है। तो यहाँ से आप ये देखिए कि ये जो हमारे वीर भारत के सपूत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, इस तरह से अपने साथ के लोगों को बचाते हुए बाकी लोगों को, जो उनका हमेशा से लाइफ के लिए एटीट्यूड रहा था कि मैं अपने लिए नहीं बाकियों के लिए अपनी जो जिंदगी है उसको जी रहा हूँ, और उनका हमेशा से कहना था, उनके जो पिता हैं वो बताते हैं कि संदीप हमेशा से ये कहता था कि मैं जब भी मैं जाऊंगा, जब भी मेरी डेथ होगी, तो मैं कोई ऑर्डिनरी डेथ नहीं होगी, वो मेरी डेथ को पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र याद रखेगा और मुझे हमेशा याद किया जाएगा। और इसी तरह से उनका जाना हुआ। दोस्तों, ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे वीर सपूत भारत के, हमारे सैनिक, इनसे हमें एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है। और ये चीज सिर्फ संदीप उन्नीकृष्णन के इस आज के एपिसोड से नहीं, अगर आप मेजर मोहित शर्मा का केस देखें, मेजर मोहित शर्मा की बात करें, कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, हर किसी की कहानी से हमें एक चीज बड़ी जो ये सीखने को हमारे सैनिकों से मिलती है, वो ये है कि अगर आप इन लोगों को देखिए तो इन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया अपने साथी को बचाने के लिए, अपने टीममेट्स को सेफ रखने के लिए। ये उनकी जो आगे प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको खुद के ऊपर ले लेते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ जो हम सिविलियंस होते हैं, जो आम जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, हम लोग जो आजकल का कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें अपने साथी को अगर उसका कुछ लॉस हो रहा है हमारे आगे बढ़ने से, तो वो हमें चलेगा। हमारे लिए ये है कि हम आगे बढ़ जाएं, दूसरे का अगर उसमें लॉस होता है तो हो जाए। ये जो फीलिंग है ना, इसको हमें हटाना चाहिए, क्योंकि सोल्जर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक वर्ड नहीं है, एक डेजिग्नेशन नहीं है। सोल्जर एक फीलिंग है। अगर आप रियल लाइफ में सोल्जर नहीं बन सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में सोल्जर बनिए। उस सोल्जर की जो फीलिंग है कि दूसरे की हेल्प करना, एक सेल्फलेस एटीट्यूड कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं या आप अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें सोल्जर बनिए। अपने साथ के लोगों की अगर आप मदद करेंगे तो यकीन मानिए बड़ा सिर्फ वही बन सकता है आदमी, जिंदगी में वही आदमी बड़ा बन सकता है जो दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्यूशन उसका दे, दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, सिर्फ अपने लिए सॉल्यूशन ना ढूंढे, दूसरे के लिए भी सॉल्यूशन ढूंढे, अपने टीममेट्स की मदद करे। तो ये एक चीज है जो हमें अपने सोल्जर्स से, अपने सैनिकों से सीखनी चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोग ये इस बात पर ध्यान भी देंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। तो ये था एपिसोड मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के लिए। ये हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि है और हम उनको सल्यूट करते हैं। आगे आने वाले और भी एपिसोड आप ऐसे बताते रहिएगा। आप जब एपिसोड्स बताते हैं तो उसको हम उस पर रिसर्च की जाती है, उसके बाद ऐसी कुछ कहानियां लाई जाती हैं जो आपको नहीं पता है, उससे रिलेटेड तमाम सारी इसकी रिसर्च होती है। इसके बाद आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, बहुत सारा इस पर मेहनत होती है, उसके बाद में आपके लिए स्टोरीज लाई जाती हैं। ये जो हमारी सीरीज है इसके करीबन 40 एपिसोड अब हो चुके हैं। आपको सारे ये जो प्लेलिस्ट है इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे मिल जाएगा। इसमें हम हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, भारत के ऐसे ऑपरेशन, सेंसिटिव केसेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेशंस और तमाम सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपको जान के कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ये सब हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ज़रूर इनको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और भी अपने टॉपिक्स आप हमें बताते रहिएगा, हम आपके लिए और भी टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।